नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की मुहिम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मथुरा में बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो 2 अक्टूबर तक अपने घरों, दफ्तरों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। इस दौरान पीएम ने गाय को लेकर विपक्ष के रवैये पर निशाना साधा। दरअसल हाल के समय में गाय को केंद्र में रखकर हुए विवादों और बहस पर पीएम मोदी ने कहा कि ओम शब्द सुनते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के कान में गाय शब्द सुनाई देता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी के इस बयान के कुछ घंटे के भीतर ही विपक्षी नेताओं के कान खड़े हो गए। इस पर विपक्षी दलों ने पलटवार किया। सबसे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कान तब खड़े होने चाहिए जब गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उधर कांग्रेस ने आर्थिक संकट को आगे रखते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी आर्थिक मुद्दों को छोड़कर गाय और ओम की बातें करते हैं, लेकिन अर्थ जगत के गंभीर मुद्दों पर उनका बयान नहीं आता। यानी पीएम मोदी के बयान के बाद गाय को लेकर अब सियासत में नया गदर शुरू हो गया है। आज प्राइम एजेंडा में चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने की प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। कहा 2 अक्टूबर तक छोड़ें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल। ओम और गाय के बहाने विपक्ष पर करारा वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मथुरा दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के साथ ही कुछ परिवर्तन हमें अपनी आदतों में भी करने होंगे। हमें यह तय करना है कि हम जब भी बाजार में कुछ भी खरीदारी करने जाएं, तो साथ में कपड़े या जूट का झोला जरूर लेकर जाएं। मैं आपसे लाल किले से भी इस बारे में बता चुका हूं। आज फिर इस विषय को उठा रहा हूं। हमें यह तय करना है कि हम जब भी दुकान में, बाजार में सब्जी लेने के लिए, कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं, तो साथ में अपना झोला, थैला, बैग जरूर लेकर के जाएं। कपड़े का हो, जूट का हो, अवश्य ले जाएं। मथुरा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान कृष्ण और राधा का जिक्र करके की। भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के जन्म की साक्षी ये पावन ब्रजभूमि की पवित्र माटी को प्रणाम करत भय। उन्होंने भाषण की शुरुआत ब्रज भाषा में की। साथ ही सभी को उन्होंने राधे राधे भी कहा। राधे राधे। पीएम ने कहा कि नए जनादेश के बाद कान्हा की नगरी में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बार भी पूरे उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद मुझे और मेरे साथियों को मिला है। मेरे प्यारे किसान भाई बहन, पशुपालक भाई बहन, आप सबको फिर एक बार राधे राधे। नए जनादेश के बाद कान्हा की नगरी में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मथुरा और पूरे उत्तर प्रदेश का भरपूर आशीर्वाद एक बार फिर मुझे और मेरे तमाम साथियों को मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें यह कोशिश करनी है कि इस साल 2 अक्टूबर तक अपने घरों, अपने दफ्तरों, अपने कार्यक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। आज स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हुई है।
नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। महात्मा गांधी का ये 150वां प्रेरणा का साल है। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार उपयोग करके हम फेंक देते हैं, उससे छुटकारा पाना ही होगा। हमें ये कोशिश करनी है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने कार्यक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने विरोधियों पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर गाय का नाम सुनते हैं तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनको करंट लग जाता है, उनको लगता है कि देश 16वीं 17वीं सदी में चला गया है। ऐसे लोगों ने ही देश को बर्बाद कर रखा है। हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री जी, जब से आप प्रधानमंत्री बने, गाय के नाम पर कितने मॉब लिंचिंग हुए बताइए आप। यकीनन आपने 3 या 4 मरतबा कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपने यहाँ तक भी कहा कि मुझे मार दो, मगर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार और आपकी स्टेट की सरकारें मजलूम से इंसाफ करने के बजाय आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। उसकी हालिया मिसाल मैं देना चाहता हूँ। झारखंड में तबरेज अंसारी पर 302 का मारने वालों पर 302 का मुकदमा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या इखलाक पीलू खान को गाय पर नहीं मारा गया? क्या उन्नाव में गाय पर नहीं मारा गया? हिंदुत्व का नाम लेने वाला, हिंदुओं की बात करने वाला, गाय की बात करने वाला इस देश के अंदर अब तक 2वीं दर्जे का नागरिक माना जाता था। उसके साथ 2वीं दर्जे का व्यवहार किया जाता था। और इस देश की इतिहास, संस्कृति और धर्म के बारे में जो है, लोग ये कहते थे कि ये तो 16वीं शताब्दी का मामला है, क्योंकि उन्होंने राम को माना ही नहीं कभी। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो कथन है स्वागत योग्य है, ये वास्तविकता का वर्णन है। और मुझे लगता है कि जो सेकुलरवादी गैंग है, जो हिंदू द्रोही चेहरे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं और आगे होंगे। दरअसल पीएम मोदी बुधवार को मथुरा में पशु आरोग्य मेले, पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के टीकाकरण कार्यक्रम, टीकाकरण अभियान के लिए 40 सचल वाहनों को हरी झंडी दिखाने, कृषि से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे थे। पीएम ने गाय के पेट की सर्जरी कर निकाली जाने वाली पॉलीथिन का भी लाइव ऑपरेशन देखा। ऑपरेशन देखकर पीएम मोदी भावुक हो गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी दर्द छलक आया। उन्होंने गायों की नस्लों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान वो पशु विभाग द्वारा आयोजित मेला प्रदर्शनी का निरीक्षण भी करने पहुंचे। पीएम ने गौ सेवा भी की, गाय को टीका लगाकर उन्हें माला पहनाई। इसके बाद पीएम ने मंच से विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। किसानों की आय जल्द से जल्द दोगुनी हो। स्वस्थ पशु द्वारा ही किसान पशुपालन क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। ब्यूरो सरकार ने रिपोर्ट, आज प्राइम 4 न्यूज। नए कदम उठाए हैं। आज एफएमडी एवं ब्रूसोलोसिस उन्मूलन योजना, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना, सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पाद केंद्र और स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में पहुंचे थे। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया। वेटरनरी विश्वविद्यालय का उन्होंने एक तरीके से उद्घाटन किया। गाय के पेट में जब पॉलीथीन चली जाती है, ऑपरेट करके उसे कैसे निकाला जाता है, इसे लाइव देखा, द्रवित हुए। और जब भाषण उन्होंने दिया और ओम शब्द कुछ लोगों के कानों में पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, गाय शब्द जब उनके कानों में पड़ता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ये कहा, पूरे देश में ओम और गाय पर सियासत गर्मा गई
और किस किस तबके से किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक दलों से आई, आपने अभी देखा सुना। अब सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने गाय का जिक्र करके एक बात कही तो इस पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? क्या वाकई वो सवाल ज्यादा जरूरी है जो विपक्षी राजनीतिक दल उठा रहे हैं कि गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है, तब प्रधानमंत्री चुप रहते हैं या कुछ बोलते भी हैं तब उनकी बात का असर नहीं होता? या फिर आज जो प्रधानमंत्री ने बात कही है कि कुछ लोगों के कानों में ओम और गाय शब्द जाता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि देश 16वीं और 17वीं शताब्दी में चला गया है। हम आज इस पर बहस करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस कथन को, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। नोएडा स्टूडियो में संदीप अग्रवाल साहब हैं, मशहूर समाज सेवी हैं, गौरक्षक हैं, गौपालक हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। शबनम पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता। दिनेश शर्मा जी हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक। सबसे पहले हम एक गौपालक के पास चलते हैं, प्रतिक्रिया लें, फिर हम इस डिबेट में आते हैं विश्लेषकों के पास और शबनम पांडे जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता है उनके पास। संदीप अग्रवाल साहब, एक गौपालक होने के नाते, एक गौशाला चलाने के नाते आप प्रधानमंत्री के इस बयान को किस तरीके से लेते हैं? क्या वाकई समाज के कुछ तबके की, राजनीतिक दलों की मन स्थिति आपके तजुर्बे में भी ऐसी है जिसमें अगर कोई गाय बोले, है ना, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर गाय शब्द जिनके कानों में पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। एक तरह की नेगेटिविटी का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री कि गाय के नाम पर जिस तरह की नकारात्मकता इस देश में है, संभवतः वो उसका जिक्र कर रहे थे। ज्यादा बेहतर वो किस संदर्भ में कह रहे थे वही बताएंगे, लेकिन जो उनकी पूरी बात को सुनने से समझ में आ रहा है। आप जैसा गौपालक, गौरक्षक किस नजरिए से देख रहा है? क्या प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर जो सवाल उठ रहे हैं वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा मौजूद है? बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है गायों के लिए जो मॉब लिंचिंग हुई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, गौ सेवकों को भी कड़ा आदेश दिया, लेकिन पहली बार उन्होंने गायों के लिए और ओम शब्द के ऊपर बोला है। पिछले लगातार सैकड़ों वर्षों से हमारी संस्कृति या गाय जो भी हिंदूवादी इन पर हैं, लगातार कुठारघात, लगातार प्रहार होते चले जा रहे हैं। अब एक बार प्रधानमंत्री ने सही बोला है। बीच में अभी मैंने कहा कि गौ सेवकों को भी उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है। गौ सेवकों की उन्होंने बाकायदा मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि कुछ गौ सेवक अच्छे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गुंडे हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब उन्होंने कहा है। हम जानना आपके तजुर्बे से सर ये चाह रहे हैं कि क्या जो प्रधानमंत्री ने कहा कि गाय शब्द कान में पड़ते ही बाल खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सही। क्या समाज की ऐसी स्थिति आपने या समाज के कुछ तबके की या कुछ राजनीतिक दलों की आपने खुद व्यक्तिगत तौर पर देखी है जिसमें उनके भीतर गाय को लेकर इतनी नेगेटिविटी हो? बिल्कुल, गाय के ऊपर नेगेटिविटी बहुत लोगों में है। गाय की हत्या, जहां बूचड़ खाने बंद, अब फिलहाल कुछ बंद हुए हैं, यूपी में तो बिल्कुल फिर भी बंद हुए हैं और ये कुछ 2-3 सालों में कम हुआ है। लेकिन ये स्थिति ऐसी थी कि कितने सारे गाय का कटान हो रहा था, तो ये अब कम हुआ है। तो यदि गाय के बारे में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ऐसा, तो गलत नहीं बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो 6ठे साल में सरकार चल रही है ना, अगर आप कंटिन्यूअसली देखें तो 5 साल की एक सरकार पूरी हो चुकी है और ये 6वां साल है। कोई फर्क पड़ा है कि गौपालक होने के नाते ये बताइए कि क्या जो गौ संरक्षण है उसमें कोई गुणात्मक फर्क आया है या सरकार और जो गौपालक, गौरक्षक कुछ भी करें स्थिति वही है? यानी ये नेगेटिविटी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी भी समाज में मौजूद है, इसमें कोई फर्क नहीं? लोगों का गायों को पालने के प्रति रुझान बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। और गौमूत्र या गाय के गोबर की डिमांड बढ़ी है। अच्छा। बहुत सी ऐसी जगह पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, जैसे गाय का गोबर शमशान घाट में लकड़ियां जलती थी, वहां शुरू हो चुका है। कंडे वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, उपले बनाए जा रहे हैं। बहुत खबरें बहुत जगह से ये कि अब लकड़ियों की जगह, एक तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पेड़ नहीं कट रहे हैं, शमशान घाटों में इस्तेमाल। कई जगह पे जहाँ पर भट्टियां लगी हुई हैं वहां पर कंडे, जिनको हम बोलते हैं गोबर के बने हुए, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। गौमूत्र की बहुत अधिक डिमांड शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई मतलब ये आदेश निकले या कोई एक सरकार की डिमांड क्रिएट हो गोबर की और गौमूत्र की, जिससे कि इसके बढ़े, इसकी डिमांड बढ़े। ये तो सर हम जैसे गोबर या गौमूत्र या बाकी चीजों के इस्तेमाल, इससे क्या ओवरऑल सम्मान में कोई फर्क आया है क्या?
एज ए सोसाइटी आपके, क्योंकि आप एक, हमने आपके परिचय में कहा कि आप खुद एक गौशाला चलाते हैं, क्या इससे जो नजरिया है गाय के प्रति, देखिए दो नजरिए हैं। एक नजरिया जो सत्ताधारी पार्टी है जिसमें हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, एक लंबा इतिहास है, हम उसकी पूजा करते हैं, पूजन वगैरह वगैरह। दूसरा नजरिया है राजनीतिक दलों का, समाज कुछ तबके का। आज तजुर्बा क्या है, क्या वाकई इस छठे साल में 2014 से 2019 में हम चल रहे हैं, जो एक सम्मान की अवधारणा थी गाय को गौमाता मानने की, उसमें कोई फर्क आया? सर, गौ माता एक भावनात्मक स्तर पर है कि गौ माता है हमारी, लेकिन आप एक प्राणी के तौर पर देखें तो गाय की सबसे ज्यादा उपयोगिता है, चाहे उसके प्रोडक्ट हों, चाहे वो किसानी खेती में रही हो। अब तक जहां गाय, पहले बैलों से खेती हुआ करती थी, गाय चरने जाती थी, उपजाऊ खेती थी। आज के समय में जो हम बैलों से या गायों से खेती छोड़कर मशीनी युग में आ गए हैं, तो अब उसका परिणाम आप देखें ना कि ना तो हम प्योर दूध ले पा रहे हैं, ना हम प्योर कोई भी खाने का अन्न उत्पादन कर पा रहे हैं। जो आज दूध मिल रहा है वो ये जो रोज आपकी ही खबर चलती है कि ये यूरिया से बना हुआ सिंथेटिक दूध है। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हम गाय को, अपने पशुधन को भूल गए। ये सर, ये हम एक सवाल करके फिर विश्लेषकों के पास जाएं। हमारे साथ दिनेश जी हैं, राजीव जी हैं, राहुल जी हैं और शबनम जी तो हैं ही हैं। क्यों प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं, हमें तो बताइए ना। क्योंकि अब देखिए कोई ऐसा तो नहीं है, अगर प्रधानमंत्री छठे साल में यानी दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्यों खड़े हो जाते हैं, क्या अर्थ, हम तो समझ नहीं पाए क्या अर्थ है इस बात का। सर, ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि किस संदर्भ आप में जैसा उन्होंने कहा गौपालक है। क्या संदर्भ ले रहा है कि साहब मैंने किस कहा ना बात कि पे कान 5 खड़े? साल में उन्होंने पहले गौरक्षकों को, यदि उन्होंने थोड़ा सा कुछ कहीं पर अपराध किया है, मॉब लिंचिंग की है, तो उन्होंने उनको भी धमकाया है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से एक तरफ की देख रहे हैं, सारा पूरा समाज देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं, पूरा। और फिर पिछले 5 सालों में गायों पर भी बहुत सारे कार्य हुए, गौशालाओं को भी थोड़ी अनुदान मिलना वो शुरू हो चुका है। तो लोगों को हो सकता है इससे बहुत परेशानियां हो रही हैं कि भाई गौशालाओं को अनुदान मिल रहा है या गौशालाओं पर काम हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है। अब हम जल्दी से, इससे पहले कि हम राजीव शर्मा जी और राहुल लाल जी को लेकर आए, एक बार दिनेश शर्मा जी से हम डिबेट शुरू करेंगे संदीप अग्रवाल जी के बाद, और संदर्भ समझने की कोशिश करेंगे और जरा ये भी समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ता है, और अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं इसका अर्थ क्या है। क्योंकि लगातार दूसरे कार्यकाल में वो सरकार चला रहे हैं, उसका प्रथम वर्ष चल रहा है, सरकार ने 100 दिन दूसरे कार्यकाल में पूरे किए हैं। दिनेश शर्मा जी, किस संदर्भ में हम देखें? हमने देखा कि मथुरा में जैसे ही 2-2:30 बजे के आसपास जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ और प्रधानमंत्री का ये भाषण खत्म हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। कुछ प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई। क्यों अभी भी ये हालात हैं कि अगर गाय शब्द किसी के कान में पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं? क्यों है, क्या संदर्भ आपको लग रहा है? राजीव जी, जो मुझसे आपने सवाल किया है उसका एक उत्तर आप ही के चैनल से मिल रहा है। अभी आपने ओवैसी साहब को दिखाया है, उनकी प्रतिक्रिया दिखाई है। जाहिर सी बात है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि गाय एक ऐसा विषय है कि जो लोगों के अंतर मन से जुड़ा है, जिसके प्रति आध्यात्मिक भाव भी है, जिसके प्रति एक आरोग्य भाव भी है। और यदि आप और गहराई में जाएं और खुलकर बोलें तो गाय एक ऐसा विषय है कि यदि आप उसको डंडा मार दें तो 4 लोग ये कहेंगे तुमने ऐसा क्यों कर दिया। वो जन भावनाओं से वो लोगों की सहानुभूति बटोरती है। उसके पीछे इस्लामिक जिहाद एक सबसे बड़ा कारण है। इस्लामिक जिहाद की सबसे बड़ी कमजोरी, उनका सबसे बड़ा हथियार वो ये है कि अगर लोगों को उत्तेजित करना है उनको, तो गाय को कहीं पर किसी प्रकार से हमला कर दीजिए या उसको काट दीजिएगा। आप देखिए कैसे लोग सड़कों पर नजर आते हैं। ये लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को झंझोड़ती है। प्रधानमंत्री जी का जो इशारा है वो इशारा इस बात को लेके है कि इस बात को समझना चाहिए कि हमारे जो विचार हैं जी, या जो हमारी भावनाएं हैं वो कहां से आंदोलित होती हैं, या लोगों के जो बाल खड़े हो जाते हैं वो ये
कि अगर आज कोई आप ऐसी घटना सुन ले तो आदमी अंतर मन में अपने को दुखी महसूस करता है। पता नहीं क्या गाय के अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, वो दूसरों को प्रभावित करती है। आज जब हम प्रधानमंत्री जी को गाय को पुचकारते हुए देख रहे थे और आज जब हम उसके बच्चे को बहुत दुलार करते हुए देख रहे थे, तो जिन जिन लोगों ने देखा होगा जरूर महसूस किया होगा कि यह पीड़ा है देश की, और इस बात का सम्मान करना चाहिए कि करोड़ों लोगों के लिए गाय एक आध्यात्मिक महत्व रखती है, हर प्रकार से रखती है। दूसरा विषय, जब समय देंगे मुझे आप प्लीज आप बोलिए सर, अब तो आप ही के पास है। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर गायों का संरक्षण देख रहे हैं, आज जो उत्तर प्रदेश में आप गायों का संरक्षण देख रहे हैं, मैं सरकार का कई पक्षों का आलोचक रहा हूं, लेकिन मैं योगी जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पर काफी काम किया है। उन्होंने गाय के संरक्षण के लिए दो लोगों को मैं बहुत बधाई दूंगा। आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में पशुधन आयुक्त और दुग्ध विकास सचिव हुआ करते थे मिस्टर सुधीर एम बोबड़े। उस बंदे ने इतना बड़ा काम किया है कि आज जो संरक्षण आप देख रहे हैं वो एक बहुत ही अनुकरणीय है। आज जो गायों का संरक्षण है, जो चरागाहों की मुक्ति है, और जो आज विश्वविद्यालय देख रहे हैं आप, जो वेटरनरी का है, जो आज टीकाकरण देख रहे हैं, ये पशुधन विभाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर अब जल्दी से काउंटर क्वेश्चन, चूंकि बाकी मेहमान भी एक छोटा सा काउंटर सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं, जल्दी से आंसर करिएगा सर, एकदम सेंट्रिक होके, फोकस्ड होके। एक तो अच्छी बात है कि आप बहुत ही बेलौस और बेलाग बोलते हैं और आप अपनी बात को कहने से पीछे नहीं हटते। आपने इस्लामिक जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। हम जानना यह चाहते हैं कि क्या आपको यह लगता है कि इस्लामिक जिहाद का टूल बन गई है गाय, और दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है वो भी उतनी चिंताजनक है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी गाय के नाम पर जो हो रही हिंसा है वो आपको दिखाई क्यों नहीं देती है? उस पक्ष पर क्या कहना है ये बोलिएगा। दूसरा, अभी आपने संरक्षण की तारीफ की, संरक्षण की, अभी मानसून पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है सर, मानसून खत्म नहीं हुआ। 11 तारीख को हम बात कर रहे हैं। एक और सवाल सर इसी में जुड़ा हुआ, आपने उत्तर प्रदेश में, हम जानते हैं कि आप सरकार की आलोचना करते हैं कई मुद्दों पर, लेकिन इस मुद्दे पर आप गाय संरक्षण, गौ संरक्षण की तारीफ करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों में मॉनसून के दौरान हमने उत्तर प्रदेश में ही कितने बड़े पैमाने पर अलीगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोंडा, यहां के गौशालाओं में, यहां हमारे साथ अग्रवाल साहब बैठे हैं सहयोग से, हमने बाकायदा चर्चा की है कि जब मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति, बजट दिया गया, जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए, इस सब के बावजूद अलग अलग जगहों पर कहीं 50, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 500 ऐसी तादाद में जो गौवंश है उसकी मौत हुई है भूख से तड़पते हुए। तो फिर यह कैसा संरक्षण है सर? हमें यह भी बताया जाए, जहां सरकार इतनी इच्छा शक्ति लगाती है उसके बावजूद नतीजे नहीं आ पाते। आपके 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि ओवैसी साहब और इस्लामिक जिहाद, मैं ये कहूंगा कि गाय एक ऐसा विषय है जिस पर कि लोग भड़कते हैं, जिस पर लोग अत्याचार को सहन करने को तैयार नहीं हैं। ये एक नवजात बच्चे की तरह से है, और ओवैसी साहब इसके अंदर ये महसूस करते हैं कि यही एक ऐसा पक्ष है कि जिसको छेड़ने से उनको बड़ा प्रसन्नता होती है, आत्मिक सुख सा महसूस करते हैं। और यही एक विषय है जो भारत से लेकर पाकिस्तान तक दोनों जगह पर घोर चर्चा का विषय रहा है। जबकि अगर आप सऊदी अरब पर ध्यान दें तो सऊदी अरब की सरकारें इस बात पर बार बार ललकारती हैं, भारतीय मुसलमानों को ललकारती हैं, पाकिस्तान को ललकारती हैं कि देखिए आप गाय को मत छेड़िए, क्योंकि गाय करोड़ों लोगों के आध्यात्म की विषय है, लेकिन उसको छेड़कर उनको आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। ओवैसी साहब जो आज आप बार बार दिखा रहे हैं, ये उनकी थीम है, ये उनके एजेंडा है। ये इस्लामिक जिहाद के नाम पर जिस प्रकार अटैक करने का एक हथियार है वो गाय है, और योगी जी ने उस पर अंकुश लगाना चाहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस पर अंकुश लगाना चाहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस विषय को जिंदा रखना चाहते हैं। अब आपने कहा कि गौ संरक्षण के नाम पर गाय मरी। देखिए पिछले 2 महीने में एकदम से घटना हुई कि पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर लोग सस्पेंड कर दिए गए, बिना बात के सस्पेंड कर दिए गए बहुत से। तो और दूसरी बात यह अधिकारी बदल दिए गए, पूरा सिस्टम चरमरा गया। उत्तर प्रदेश में 2 महीने से पशुधन विभाग में कोई काम नहीं हो रहा।
मैंने बात इसलिए की है राजीव जी क्योंकि मैंने इस विषय को बड़े करीब से महसूस किया जी। गौकशी उसको मैंने देखा और मैंने देखा कि पशुधन विभाग का रोल क्या है इसमें। ठीक है। तो मैंने पाया कि वो तो विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन अब आती सामाजिक जागरूकता। हम लोगों में ये एक कमजोरी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमें अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं। हम कौवा हमारा कान ले गया, हम अपना कान नहीं देखते, कौवा के देखने लगते हैं। ठीक सर, बिल्कुल। भाई ऐसा है ना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम शबनम जी को लाएं, शबनम जी को चर्चा में लाएं सर, लेकिन उससे पहले हमारे दो मेहमान यहाँ हैं, हम उनके पास आएंगे। शबनम मैडम, फिर हम तुरंत आपके पास आ रहे हैं। राजीव शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। हमें ये बताइए कि दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री मथुरा में जब सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें, तब प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी, हम इसे कमजोरी माने या उपलब्धि माने? मतलब एक प्रधानमंत्री जो एक कार्यकाल सरकार चला चुके हैं, एक मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष से हैं, और अभी दिनेश जी कह रहे हैं, हम भी मानते हैं कि उन्होंने गौ संवर्धन, गौ संरक्षण पर रिमार्केबल काम किया है। नतीजा कुछ भी आया हो, एक इच्छा शक्ति, एक विल पावर दिखाई देती है। ये बयान क्या है? ये कमजोरी दिखा रहा है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार और कॉन्टिन्यूअस सरकार बनाने के बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि गाय का नाम सुनते ही कान बाल खड़े हो जाते हैं, या फिर वो ये बता रहे हैं कि साहब ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमने इतना बड़ा काम किया है? क्या है सर ये? राजीव जी, ना तो हम इसको सरकार की कमजोरी माने और ना ही उपलब्धि माने। दूसरी बात, गाय का नाम आपने भी सुना, अभी 3-4 बार सुन लिया, दिनेश जी भी सुन रहे हैं, बहन शबनम भी सुन रही है, राहुल जी भी सुन रहे हैं, संदीप साहब भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। किसी के बाल खड़े हुए क्या? नहीं हुए ना। मुद्दा ये है कि एक दिन अभी ओवैसी साहब को मैं भी सुन रहा था, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि गाय के नाम पे इंसानों को मारा जा रहा है, प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं है। एक तरफ गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मगर वहीं इंसानों के नाम पर गाय भी मारी जा रही है। प्रधानमंत्री ने तो चिंता प्रकट की है, गाय भी मारी जा रही है। आएंगे सर, पूरा जवाब गाय देंगे, को एक बात गाय को कौन खा रहा है? देखिए एक सच्चाई सामने आनी चाहिए। सबको बारी-बारी से बोलना चाहिए। तो मैं और तो चुप हो जाता हूं। पूरा करें राजीव जी, पूरा मिनट चुप हो जाता हूं। राजीव जी पूरा करें, जल्दी पूरा करें सर, में बाकी राजीव जी, गाय को कौन खा रहे हैं? इंसान ही खा रहे हैं ना। और गाय के चलते इंसान ही बलि चढ़ रहे हैं दंगे फसाद में। अब मुद्दा आता है गाय को माता मानने का और भावनात्मक जोड़ने का। हम सब हिंदू धर्म के लोग गाय को माता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी करीब 2 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका लेके गई थी और कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। मैंने उसी दिन सवाल उठाया था, आप पहले ये बताइए गाय को पशु मानते हैं या माता मानते हैं? अगर हमारी माता है, हम माता मानते हैं, तो फिर राष्ट्रीय पशु की क्या बात है? और अगर राष्ट्रीय पशु मानते हैं तो फिर माता की क्या बात है? दूसरी बात, अब बात आ गई गाय के संवर्धन की, संरक्षण की। योगी जी ने जब से सरकार आई है, मैं मानता हूं गाय के संरक्षण पर जो है पनपा है, गाय के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य की गए। मगर राजीव जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं तमाम दर्शकों को, मेरी मां है, आप अगर गाली देंगे, आप उसको टोकेंगे, आप उसको मारेंगे, तो मैं आपका सर फाड़ दूंगा, गोली मार दूंगा, क्योंकि मेरी मां है। मगर मैं अपनी मां को चाहे अनाथालय में गिर खाऊं, चाहे कहीं गिर खाऊं, तब मुझे दर्द नहीं होता। ये जितनी गायें सड़कों पे घूम रही हैं, ये क्या मुसलमानों ने छोड़ी हुई हैं? आप गाजीपुर जाइए, यहीं दिल्ली से दूर, मोदी जी को मथुरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही दिल्ली सचिवालय से 10 किलोमीटर दूर है गाजीपुर, नोएडा से सटा हुआ। 150-200 गायें। साहिबाबाद चले जाइए, झंडापुर मंडी चले जाइए, गाजीपुर मंडी चले जाइए, दिल्ली एनसीआर में चले जाइए। अरे श्रीमान, ये गाय नालियों का कूड़ा खाने के लिए और गंदगी खाने के लिए, नालियों का पानी पीने के लिए मजबूर है। हर गाय की किस्मत ऐसी नहीं होती जिनको मोदी जी दुलारे और मथुरा के शेल्टर में बैठी हो और उनको नहला डुलाया जाए। आपकी बात वो भी तो गाय है। और सुनिए राजीव जी, एक चीज और सुनिए पड़ेगी। हाँ, डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी बात एक और सुनिए, हिमाचल में नील गाय को मारने के लिए सरकार ने टेंडर छोड़ा था। मतलब सफेद गाय माँ है, नील गाय मौसी भी नहीं है। दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं। कौन छोड़ रहा है? मुस्लिम है क्या? दूसरी बात राजीव बहस को थोड़ा आगे ले चलने दीजिए, सब पे आ जाए, फिर आपस में बात करें।
एक एक करके, एक मिनट सर, सुनिए राजीव। अभी राजीव जी की बात पूरी हो जाए, अभी दिनेश मैं जी कुछ आएंगे, कह रहा था, मैं आपको सुनना था, शबनम जी को दिनेश जी, जोड़ेंगे आपको या सुनना। राहुल जी को, हमें राजीव जी, हाँ। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, मैं मानता हूं जो अवैध ये हम लोगों का पाप है, ये हम लोगों का पाप है। दिनेश सर जी आए, सुनना दिनेश सीखिए। सर आएंगे, जरूर काउंटर करिएगा, लेकिन पहले एक एक है। करके बात पूरी हो जाए। आप बोल लीजिए, मैं अपने घर चला जाता हूँ। एक आप बोल रहे थे, एक कोई मिनट मुझसे राजीव बोला जी, क्या? एक मिनट हमें दिनेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए, एक वो अकेले मिनट, प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव जी, करते आप पूरा रहे। करिए और हमारा सवाल भी भाई, मैं लीजिए, आप बोल रहे थे, हमारा मैं सुन सवाल रहा। भी लीजिए कि अगर आपके मुताबिक ये डबल स्टैंडर्ड है तो प्रधानमंत्री ये बात क्यों कह रहे थे, ये बताइए। राजीव जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी यही मुजफ्फरनगर से आता हूँ शामिल। उस क्षेत्र में ये देखिए कि जब से गाय ये अवैध कटान बंद हुआ, ये गाय और बैल, गोवंश जिनको कहेंगे, ये खेतों में आवारा घूम रहे ठीक हैं है। और किसानों का घास खा रहे हैं या फसल खा रहे हैं। जिन किसानों का घास और फसल खा रहे हैं, उन्होंने अपने खेतों में बाड़बंदी करके करंट के तार छोड़ दिए, लोहे के तार लगा दिए और उसमें करंट उनको दौड़ा दिया। करंट तोड़ा दिया। मैं गया हूं गांव में, मैंने देखा है गांव में, कई गांव में। हाँ। उसके बावजूद रात को भाला लेकर के, भाला आप समझते होंगे, बड़ी लकड़ी लोहे की लाठी के अंदर एक नुकीला जो धारदार हथियार, भाला लेकर के उनको दौड़ाते हैं, उनको मार रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये किसान जो मार रहे हैं, ये हिंदू है या मुसलमान है? इनके लिए उस समय मां नहीं है जब खेत में नुकसान कर रही है, जब चुनाव है तो गौ माता है, जब किसी मुस्लिम का मानना है कहां की यार्ड में, तब गौ माता है, मगर जब खुद मार रहे हैं जल्दी से जब गौ माता नहीं सर, है। अब बस राजीव जी की बात, फिर हम शबनम जी को जोड़े, क्योंकि ये सत्ताधारी दोहरा पार्टी के मापदंड प्रतिनिधि है हैं, और और इसे फिर हम हम एक लोग बार कर रहे हैं, दिनेश जी को कोई चर्चा में मुसलमान नहीं कर रहा। राहुल जी ऐसा क्यों है? एक मिनट दिनेश सर, दिनेश बिल्कुल जी, आगे हमें पता है कि आप दिनेश जी, बोलना आपके बारे चाहते में हैं, नहीं बोला हम आप लोगों ने। जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आपकी तर्क, आपकी तकरीर नहीं, बिल्कुल इनको अपनी कोई जगह मुसलमान नहीं मार रहा। है। और यार राजीव जी या दूसरे मेहमानों की बात अपनी जगह। राहुल जी बोलिए, आप क्या नजरिया रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकार या प्रधानमंत्री डबल स्टैंडर्ड की शिकार है? अगर डबल स्टैंडर्ड की शिकार है तो फिर प्रधानमंत्री ये बात किसे कह रहे थे? क्योंकि बहुत सारे सवाल तो उसी कम्युनिटी और उसी पार्टी की तरफ उठ जाते हैं, उंगलियां वहीं उठ जाती हैं, जैसा कि अभी उदाहरण देकर बताया राजीव जी ने। आप जाके देख लीजिए देहात में। ठीक, नहीं, बात आने दो। राजीव जी शबनम काफी- जी के पास चलेंगे। राजीव जी ने काफी अच्छे से समझाया। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर ओम और गाय दोनों शब्दों को लेते हैं, अगर देखिए हम लोग, अगर इसके लिए हम लोग को इतिहास में जाना पड़ेगा, गाय को लेके 1857 का जो हम लोग का फ्रीडम मूवमेंट था, वो हिंदू मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर लड़ा था उसको। तो उसके बाद की स्थिति में इस भारतीय इतिहास में हम लोग देखते हैं तो एक तरह से अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाल के शासन करने के अंतर्गत इसको टूल के रूप में प्रयोग किया इसको। जहां तक बात है भारतीय जनमानस में, अगर भारत का जो सामान्य जनमानस है और वहां पे उनके आर्थिक हित जब नहीं टकराते हैं अगर सामान्य जनमानस में, तो वहां पे गाय को लेके मतभेद नहीं है। ओम को लेके मैं देख रहा हूं कि कई सारे मुस्लिम भी सुबह सुबह प्रणाम करते हैं और भ्रामरी की शुरुआत ओम से करते हैं, तो वो तो एक तरह की उसको लेके पूरी मान्यता बनी हुई है। गाय को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्रति पूरा सम्मान का भावना पूरी बनी हुई है। लेकिन अब इसमें परेशानी कहां से आ रही है? जहां से कि अब फिर मामला यही आता है कि 2014 का एक स्टेटमेंट कि मनमोहन सिंह जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का बयान उसमें चुनाव प्रचार के दरमियान में था कि भारत में पिंक रिवॉल्यूशन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है 14 में। अच्छा, जब कैंडिडेट थे, जिसमें कैंडिडेट थे, जब कैंडिडेट थे, हाँ, अब बोल रहे थे कि ऐसी जीडीपी नहीं चाहिए जिसमें पिंक रिवॉल्यूशन का बहुत ज्यादा योगदान हो। हम आएंगे, क्या हमारे जीडीपी को आगे बढ़ाने की और कोई मामला नहीं है और कोई संभावना नहीं है? लेकिन आज हम लोग स्थिति क्या देखते हैं? आज स्थिति यह है कि हम लोग पिंक रिवॉल्यूशन में बहुत तेजी से आगे, मंदी है। अब तो प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया हरियाणा के रैली में कि मंदी है। लेकिन आप देख लीजिए कि हमारा जो बीफ प्रोडक्शन के मामले में हम लोग उसके निर्यात के मामले में दुनिया में नंबर 1 बने हुए हैं। तो बीफ के निर्यात में मंदी नहीं है, उसके उत्पादन में भी मंदी नहीं है, लगातार उसमें हम लोग नंबर 1 पे चले आ रहे हैं। तो जब 2014 में था तब तो कुछ और चीजें थी, लेकिन आज हम लोगों ने क्यों उसको हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का इंजन बनाया है? अच्छा। क्या हमारे पास तो दूसरे बहुत सारे साधन थे, जिस टेक्सटाइल था, ऑटोमोबाइल सेक्टर थे, तमाम तरह के दूसरे चीजें थे, लेकिन आज हमारे अर्थव्यवस्था के लिए वो उसको हमने आगे की तरफ बना दिया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे कथनी और करनी में डिफरेंस चल रहा है। ये एक आपत्तिजनक वाला मामला इस जगह पे आ जाता है। देखिए, यहां तक सामान्य समाज और सामान्य समुदाय में किसी को परेशानी नहीं होती है। ठीक, आपस में जैसे इन्होंने बताया कि अब ये सरकार का कहानी था। एक चीज में जैसे मैं बताऊंगा, अभी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक तरह से इस बार फरवरी में कामधेनु आयोग सरकार ने गठन भी किया। उसके तरफ लेके हम लोग देख रहे हैं कि कई तरह के प्रयास हुए, लेकिन जो सरकार के बजट है वो सही जगह पे बिल्कुल खर्च नहीं हो रहे हैं, और उस बजट में भी भ्रष्टाचार के मामले दिख रहे हैं। इसलिए हम लोग को सैकड़ों गायें एक साथ मरती हुई दिख रही हैं। अच्छा। आप उसका भी इंप्लीमेंटेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर जब
उनकी कटाई बंद होती है। तो उसके बाद आखिर किसान इस समस्या से क्यों पड़ी थी? हम लोगों ने ऐसे भी कई मामले देखे कि लोगों ने स्कूलों में बंद कर दिया। इसका प्रमाण दीजिए आप। बिल्कुल लेंगे सर, प्रमाण लेंगे। प्रदीप जी, हम लोगों ने इसी स्टूडियो में कई बार डिबेट किया यहाँ पे कि अलग अलग स्कूल और कॉलेजों को लोगों ने जो कि आवारा पशुओं से बंद किया, उनकी प्राइमरी स्कूलों में बंद कर दिया गया, बुलंदशहर में पूरे देश भर में हो रहा था। अरे सबूत प्रदीप जी अपने बारे में रख लीजिएगा ना, जब आपकी बारी आएगी तब आप अपना सबूत रख लीजिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए हमको। तो इसलिए जीडीपी का मामला उसमें भी उठा था और आज भी ये मामला उठ रहा है। भले उसको प्रदीप जी नहीं मानेंगे, उसको दिनेश जी उसको नहीं मानेंगे, लेकिन ये चीजें रही हैं। तो हम लोगों को अगर हम लोग कदम उठा रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर आप भी राजीव जी के तर्क से सहमत हैं? आपको भी लगता है कि सरकार डबल स्टैंडर्ड या पार्टी डबल स्टैंडर्ड अख्तियार कर रही है? बिल्कुल। 14 और 19 में क्या बदल गया? 14 और 19 में क्या बदल गया? बदल गया। हमारे आंकड़े अब छठे वर्ष में है। बिल्कुल हम लोग 5 वर्ष पूरा होकर 100 दिन का पूरा हो चुका है। सुनिए, मैं बताऊंगा क्या बदल रहा निर्यात में इसमें नंबर 1 कैसे हो गए? देखिए सवाल गुम हो गया। राजीव सर बस एक बार शबनम जी की बात नहीं, शबनम जी की बात एक सर, अब शबनम जी की बात मतलब है यहाँ पर। शबनम जी को आंसर करना। राजीव जी, देश के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब हिंदू हैं, गोमांस खाने की वकालत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछली सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब गोमांस खाने की वकालत करते हैं। मनोहर पारिकर साहब, स्वर्गीय मनोहर पारिकर, उन्होंने कहा था कि मैं गोवा में कमी नहीं होने दूंगा। अब सवाल आखिर ये कौन सा एजेंडा है? अब सवाल आप ही के तो नेता हैं, भाजपा के तो हैं। शबनम जी की बारी है। शबनम जी ने सबको ध्यान से सुना। कश्मीरी पंडित है। शबनम जी ने सबको ध्यान से सुना है। आप लोगों से गुजारिश है पंडित है कि उनकी बात को भी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आगे काउंटर में चलेंगे कौन किसका क्या जवाब देना चाहता है। शबनम पांडे जी, आरोप ये लग रहा है, ये तो हम दिखा रहे हैं, बता ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये कहा ऐसा लगा कि पूरे देश के कान खड़े हो गए और अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आने लगी। लेकिन जब ये बात विश्लेषकों के बीच में गई, उसमें भी 2 धड़े हैं, ये भी आप देख रहे हैं। शबनम जी, हमें ये बताइए कि क्या वाकई गाय का सवाल या गाय का नाम बीजेपी के लिए एक सुविधा का प्रश्न बन गया है? जब जहां जैसा इस्तेमाल करना हो तब तहां वैसा इस्तेमाल हो जाता है। जैसे ये गोवा का जिक्र कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का खूब जिक्र होता है, राहुल लाल जी पिंक रिवॉल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, है ना, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। क्यों ऐसा है? और हम तो ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि क्यों नहीं इस पर एक नेशनल पॉलिसी लागू कर दी जाती, बात ही खत्म हो जाती। बात ही खत्म। हम दूसरे हिस्से में तो बाद में आएंगे कि ओवैसी क्या कह रहे हैं और बाकी लोग क्या कह रहे हैं और गाय के नाम पर कितनी हिंसा हो रही है, कितनी जायज है, कितनी सही है, नहीं है। लेकिन क्या पार्टी या सरकार डबल स्टैंडर्ड की शिकार है? शबनम पांडे जी, जैसा कि आरोप ये विश्लेषक लगा रहे हैं। राजीव जी, देखिए, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि गाय भारत का अभिन्न हिस्सा है और जीवंत हिस्सा है। और हमारा गांव जाना जाता था दूध, दही और घी से, और आज वही दूध, दही और घी हमारे गांव से, क्या शहरों से, सब जगह से लुप्त हो गया है। हम आर्टिफिशियल दूध, दही और घी की तरफ चले गए हैं। और आपने देखा कि गाय का नाम लेते आधे से ज्यादा पैनलिस्ट के भी कान खड़े हो रहे हैं, और ओवैसी जी के जिस तरीके से कान खड़े हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मोदी जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसका विरोध किया जाए। कभी भी वो जिस भी परियोजना में जाते हैं उसको वो जन आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि इन सब योजनाओं में आम जनता, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सामाजिक संगठन, तमाम लोगों को जोड़ने का। केवल मोदी जी या योगी जी ने का ठेका नहीं है कि वो घर में अगर गाय का दूध निकाल के सड़क पर लोग छोड़ देते हैं, तो ये कहीं सरकार नहीं सिखाती है। जनता को अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, जनता को वो सोच समझना होगा जिस सोच के तहत हमारे भारत की संस्कृति जिस सोच को कहती थी, हम गाय की पूजा करते थे, हम गाय की सेवा करते थे और गाय का दूध और दही का लाभ लेते थे। आज अगर हमारा स्वास्थ्य या हमारी गाय का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो ये चिंता का विषय है, जिसको कि किसी भी सरकार ने कभी अपने भाषणों में तो क्या अपने किसी योजना में भी नहीं डाला था। और अगर मोदी जी इसको कहते हैं और लोग विरोध करते हैं तो ये कान खड़ा करना ही हुआ। देखिए, उन्होंने गाय केवल
केवल हमारे लिए केवल पूजनीय ही नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो गाय गांव की आर्थिक रीढ़ की तरह थी। जिस तरीके से देखा जाए, रमांडा की चर्चा किया मोदी जी ने, उन्होंने बताया कि रमांडा की सरकार हर घर को गाय दान करती है और जब बछिया होती है तो उसको सरकार ले लेती है और जिस घर में गाय नहीं है उस घर में गाय दे देती है। और इसीलिए वहां दूध दही सब चीजों की उपलब्धता है और गाय की लोग सम्मान करते हैं। जो हमारी संस्कृति थी, हम छोटे और गरीब देशों में वो देखने को आ रहे हैं, पर हमारी देश की जनता को जब ये बात मोदी जी मंच से कहते हैं तो हमारे विरोधी, हमारे विपक्षी चले जाते हैं दूसरे मुद्दे पे। अगर वो आर्थिक मुद्दे पे जाते हैं तो आज उनसे पूछना होगा कि पशुधन जो हमारी आर्थिक रीढ़ बनी हुई थी उसको आपने कैसे लुप्त कर दिया, उस पर आपने क्यों नहीं काम किया, उस विपक्ष से पूछना चाहिए। जो कहते हैं कि गौ हत्या के नाम पे हत्या होती है तो उनसे बोलिए कि मोदी जी ने कब अपने भाषण में ये नहीं कहा था कि मैं ऐसे गौ रक्षक की पूरी तरीके से भत्सना करता हूं और उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खुले मन से मोदी जी ने इसको कहा। लेकिन जब मोदी जी चिंता व्यक्त करते हैं कि गाय हमारा वन टाइम यूज प्लास्टिक से गाय के लिए घातक है और साथ साथ टीकाकरण के सभी पशुधन के टीकाकरण की बात करते हैं और एफएमडी की बात करते हैं, फूड एंड माउथ डिसीज की बात करते हैं, जो बहुत से छोटे छोटे देश और गरीब बाकायदा वो उन्होंने लोकल डायलेक्ट का शब्द भी बोला, मुंह पका। शबनम जी, हम आपकी बात में जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री ने बाकायदा उस शब्द का इस्तेमाल किया जो बीमारी अक्सर गायों को होती है। उन्होंने वो शब्द मुंह पका बोल के उन्होंने बताया कि साहब ये कितनी गंभीर बीमारी है, ये गौवंश की जान पर भारी पड़ती है, ऐसा होता है। अगर बोलिए, पूरा करिए मैडम, पूरा करिए, फिर हम जरा लाना चाहते हैं यहाँ पर अग्रवाल साहब को। राजीव जी, जब एक प्रधानमंत्री इन बातों को अपने मंच से कहता है तो निश्चित तौर पे जनता उसको, उस मुद्दे को बहुत मजबूती से पकड़ती है और वो जन आंदोलन का रूप होगा। तभी हम क्योंकि गायों की संख्या अगर ज्यादा है और उसके साथ साथ उनका अगर अनादर हो रहा है तो उसमें सरकार जो कदम उठा रही है, अब हमको जरा एक बार अग्रवाल साहब को जोड़ने दीजिए, फिर जरा दिनेश जी जो काउंटर करना चाह रहे थे राहुल जी और राजीव जी की बात पर, हम दिनेश जी के पास जाएंगे। अग्रवाल साहब, देखिए, एक गौशाला संचालक होने के नाते और आप चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजसेवी हैं, जो सवाल विपक्ष में इन दो विश्लेषकों ने उठाए हैं उनको भी खारिज नहीं किया जा सकता। जैसे किसानों का हाल रखा, और ये हुआ है हमारे देश और हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है कि किस तरीके से खेतों को घेरा गया है, कैसे बाकायदा स्कूलों में गायों को बंद कर दिया गया, ये हुआ है ना। सत्ताधारी पार्टी भी क्या अलग अलग नजरिया अलग अलग जगह के हिसाब से रखती है, ये भी हुआ है। देखिए, जो बात है वो है, प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही वो अपनी जगह है, उसका सम्मान है, उसकी सेंटिटी है, लेकिन जो बात जैसे पिंक रेवोल्यूशन का एक जिक्र यहाँ राहुल जी ने किया, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। हिमाचल में ठेके भी दिए थे नीलगाय, हमें ये बताइए संदीप अग्रवाल साहब, अब गायों का विषय ऐसा है कि जब तक सामाजिक भागीदारी नहीं होगी, पहले गौशालाओं में गायें कम पलती थीं और आम किसान, आम नागरिक, कस्बाई जो लोग थे, शहरी लोग थे, वो पालते थे, उसमें रुचि लेते थे। ये बहुत कम हुआ है, नतीजा हम सड़कों पर देख रहे हैं। ये सुधार कैसे आएगा? क्या प्रधानमंत्री के ये कह देने से, क्या सरकार के इन प्रयासों और इन कोशिशों से क्या वो होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो कोशिश जरूर दिख रही है, लेकिन वो कोशिश जो नतीजा लाना चाहिए वो नतीजा हम कतई गौवंश के मामले में नहीं देख रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ रहा है, कतई नहीं। आप तो और करीबियत से महसूस कर रहे होंगे। राजीव जी, पहले गौशाला या वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारी संस्कृति में। ये तो इतने सालों में जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है समाज की, उसका परिणाम है। राजेश जी ने पिंक रेवोल्यूशन की बात कही, वो कारण यही है कि हम दूध दही घी की जो हमारे प्रचुर मात्रा में सोने की चिड़िया जिस वजह से देश था, अब वो पिंक रेवोल्यूशन की वजह से हम उसको जीडीपी का एक मापदंड बना रहे हैं। तो ये पिछले सालों में जो जहर भरा गया है कि भाई ये इनको काट करके ही हम सिर्फ अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, यही तो इसी को तो कम करना धीरे धीरे। उनका संदर्भ क्या था? उनका संदर्भ ये था, राहुल जी ये कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी पीएम कैंडिडेट थे 2014 से पहले, तो पिछली सरकारों की, खासतौर से यूपीए 2 उसी के खिलाफ हुआ, उसकी वो आलोचना करते थे
कि साहब आप जीडीपी ग्रोथ में पिंक रिवॉल्यूशन को शामिल कर रहे हैं, बताइए, वो इसको आलोचना की दृष्टि से देखते थे। आप पिछला कार्यकाल और उनके खुद के इस दूसरे कार्यकाल में भी आर्थिक मंदी के बावजूद जो हमारा बीफ एक्सपोर्ट है वो नंबर 1 पर बना हुआ है। उनकी चिंता ये दुनिया में, यानी दो चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं? सर ये माना पिछली सरकारों में होता था, ये सरकार एक डेड पॉलिसी क्यों नहीं कर देती कि नहीं साहब यही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कोई सुविधा नहीं सर चलेगी। ये यूपी में अभी जो कटान घर बंद किए गए उसके परिणाम स्वरूप ही तो सारी गायें सड़कों पर या खेत में घुसी हैं। अभी कहीं पर एक जगह भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि खेत में घुस के किसानों का नुकसान किया, किसानों ने बैरिकेटिंग करा दी, उनको भाले से मारा जैसे कि बताए जा रहे हैं, करंट के तार छोड़े गए। तो धीरे धीरे लोगों में चेतना आनी शुरू हो, लोगों में ये आए विचार कि हम गाय पालना शुरू करें, तो ये स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एक साथ कोई भी कोई चमत्कार नहीं कर सकता कोई भी। आपने देखा होगा पिछले सालों में स्वच्छता अभियान पर मोदी जी ने कहा, तो अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं, कोई रैपर चॉकलेट का फाड़कर हम खुद फेंकते हैं तो हमारे बच्चे रोकते हैं कि नहीं पापा ये गलत है, आप सड़क पर फेंकिए, गाड़ी में। ये जागरूकता आई है और ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जागरूकता आई है। आज भी जिस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री पहुंचे थे, सिंगल यूज प्लास्टिक को 2 अक्टूबर तक रोकना है घरों में, दफ्तरों में, ये ध्येय था, है ना? और ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ। सर वही सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहे हैं हम। अधिकांश लोग गांव के पुराने रहने वाले हैं। अभी मैं राजेश जी से जिक्र कर रहा था, जब बचपन में हम रोते थे, हमारी माताजी मम्मी जो है कभी हमें कोई कूड़ेदान या कूड़ा घर कभी हुआ नहीं करता था कहीं पर भी। जो सब्जियां फल आए उनकी गायों ने, उन्होंने पशुधन ने वो खाए, बाकी थोड़ी बहुत धूल होती थी वो कहीं चली जाती थी खेतों में, उसके बाद में थैले में। अब ये इतना कूड़ा जिनका डंपिंग के लिए ही हमें परेशानी हो रही है, तुरंत आपके पास आ गए, परेशानी हो रही है। या ये जितना प्लास्टिक है अधिकांश गायों के पेट में ही जा रहा है। उनकी पीड़ा ये है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, शायद सोचकर कहा होगा, उन्होंने देखा कि ऑपरेशन करते हुए कैसे गाय के पेट से पॉलीथीन निकाली जा रही है। कभी हमें देखने का भी लगता है तो बड़े हृदय विदारक होता है वो। तो ये स्थिति के गाय को अब प्लास्टिक खानी पड़ रही है, तो मोदी जी ने कुछ गलत नहीं कहा। ये खबर जब चली रही थी उसी वक्त उसके आसपास ही एक खबर ये आई कि एक गाय के पेट से डॉक्टर्स ने 80 किलो पॉलीथीन निकाली। 80 किलो पॉलीथीन, ये स्थिति है। लेकिन फिर हम विषय से थोड़ा भटक रहे। अब हम जरा दिनेश जी के पास चलना चाहते हैं। दिनेश जी, निदान क्या है? एक सॉलिड फुल प्रूफ पॉलिसी सरकार क्यों लेकर नहीं आती, जिससे कि वो डिबेट जो इस तरफ से भी हो रही है, जिसके तर्क उतने ही सही हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो डिबेट एकदम बंद हो जाए। नेशनल पॉलिसी गाय को लेकर किसी को राजनीति का कोई मौका नहीं, किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये होना है तो होना है। क्या उस इच्छा शक्ति की कमी दिखती है दिनेश सर आपको? राजीव जी देखिए, प्रशंसा एक ऐसी चीज है जिसे व्यक्त करते हुए आदमी को बड़ा कष्ट होता है, चाहे वो किसी सिस्टम के बारे में हो, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में हो। हम बैठकर बहुत बड़े दार्शनिक विचार रख सकते हैं, लेकिन सच्चाइयों को जब हम जाएंगे तो कुछ और सामने आएंगी बातें। ठीक है। पहली बात, उत्तर प्रदेश के अंदर पशुधन का एक विषय हम में से किसी ने नहीं उठाया। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी, और जो पशुधन के लिए जो चिकित्सा जगत है उसने एक तकनीक विकसित की है, जिसमें कि जो हमारी गाय हैं वो अब आने वाले समय में जो बछड़ा है वो प्रजनन को घटाएंगी। एक ऐसा टीका विकसित हुआ है कि जिससे जो गाय को लगाने के बाद वो बछड़ा नहीं देंगी बल्कि बछिया पैदा करेंगी। वो उससे आने वाले करीब 5-6 साल बाद इस पशुधन के अंदर बड़े पैमाने पर गिरावट होगी। इसकी घोषणा बाकायदा उत्तर प्रदेश में लोक भवन के अंदर सरकार के डॉक्टर्स ने, जो पशु चिकित्सक है, उन्होंने, पशुधन विभाग ने की थी, और स्वयं मैं जिनका नाम ले रहा हूं, सुधीर एम बोबड़े, उन्होंने बाकायदा घोषणा की थी कि आने वाले समय में इस संकट का समाधान हमने खोज लिया है। नंबर 1। नंबर 2, राजीव जी, जीडीपी केवल देश की संयुक्त कोई बपौती नहीं है। पशुधन की भी जीडीपी होती है, खाद्यान्न की भी जीडीपी होती है, औद्योगिक क्षेत्र की भी जीडीपी होती है। लाल साहब जरा इस पर भी प्रकाश डालिए आने वाले समय में। तीसरा, नहीं, आपका सवाल नहीं है, आपका सवाल अपनी बारी बोलेगा, मैं खत्म कर ले फिर जरूर। उन्होंने आप ही को लक्ष्य करते हुए अपनी बात कही, जैसे वो खत्म करेंगे आप आंसर करिएगा, आप बोलिए। और ये पूरा करें, इसको सरकार पर नहीं ढो सकते। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। आपको हमें ऐसे सोचना होगा
कि पशुधन से जो हम ग्रहण करते हैं उसके लिए हम उसकी घर के अंदर उसको पाले भी, अगर घर में रख रहे हैं तो, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, जो काम सरकार को करना पड़ा है। दिनेश सर, अगर सरकार नहीं और समाज जिम्मेवार, मुझसे कहे सर दिनेश सर, हमारा काउंटर सवाल ये, फिर हम आपकी बात पर राहुल जी से जवाब लेंगे। अगर सरकार नहीं, शबनम जी आ रहे हैं, अगर सरकार नहीं, समाज का नजरिया जिम्मेदार है और समाज के नजरिए ने हमारी गौ माता को इस स्थिति में लाया है, तो प्रधानमंत्री किसके बारे में कह रहे थे कि कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं या बाल खड़े हो जाते हैं? सर, ये सही है आप कह रहे हैं कि समाज का नजरिया बदला है? ये सही है कि समाज में एक डिबेट है, कुछ लोग बिल्कुल फालतू समझते हैं और कुछ लोग बिल्कुल पूजनीय समझते हैं। प्रधानमंत्री का इशारा उसी समाज की तरफ है, प्रधानमंत्री जी का इशारा उसी समाज की तरफ है। ये वही समाज है जिसको अभी आपने बीच में दिखाया है। ये ओबीसी साहब जो हैं उस समाज के एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कारक है, उनका संकेत उधर है, उसको समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, जल्दी से मैडम को जोड़ ले, मैडम को जोड़ ले, क्योंकि इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी है, जिस तबके की तरफ इशारा कर रहे हैं दिनेश जी। एक सेकंड बोलिए, शबनम जी आ रहे हैं, इसके बाद आ रहे हैं। सबसे पहले तो खुशी की बात है कि दिनेश जी कम से कम जीडीपी के कॉन्सेप्ट को मान रहे हैं। मैडम बस आ रहे हैं, ये काउंटर खत्म होते ही आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि दिनेश जी जीडीपी के कॉन्सेप्ट को मान रहे हैं, खुशी की बात है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले जीडीपी को हवाई चीज मान, दिनेश जी आप चुप हो जाइए। आप दिनेश जी देखिए, आप अपने बारे में बोलिएगा, दिनेश जी आप एक कोई वजूद नहीं है। अच्छा दिनेश, जब आप ही की बात पर जवाब दे रहे राहुल जी, सुन लीजिए, कोई वजूद नहीं है। आप थोड़ा चुप ही हो जाइए भाई, आप दूसरों को भी बोलने दीजिए। आप बोलिए, आंसर करिए जो करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब ठीक है कि हमारी समाज की गड़बड़ी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पशुधन का भी जीडीपी होता है, आप रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते? नहीं होता है, खाद्यान्न का भी होता है, क्यों नहीं करते? पशुधन का जीडीपी होता है, कौन मना करता है कि पशुधन का जीडीपी नहीं होगा? जीडीपी देश में जितना भी चीज का उत्पादन होगा उसका जीडीपी होगा, लेकिन आप एक तरह से सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि वो पशुधन का जीडीपी को हम गोमांस के निर्यात के द्वारा ना बढ़ाएं, उसको बीफ के निर्यात के द्वारा ना बढ़ाएं। ये हम लोग उसको चाहें तो दूध का प्रोडक्ट करें, दूसरे और तमाम तरह के उत्पाद बढ़ाएं, ये काम हम लोगों को करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इतना भारी भरकम जुर्माना ला सकते हैं सड़क पे गाड़ी और इसके लिए, तो फिर जो लोग अपने गायों को यूं ही आवारा छोड़ दे रहे हैं दूध, उन पर क्यों नहीं ला सकते? उन पे क्यों नहीं लाते? 20,000 50,000 का जुर्माना रखिए, एक भी गाय आपको सड़क पे नहीं दिखेगी। हम लोग तो देखते हैं कि ट्रैफिक भी जाम होता है इससे और तमाम तरह की उनको दुर्घटनाओं की शिकार हो जाती है गाय हमारी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग चाहें तो उसके जीडीपी के मामले को बदल सकते हैं। अब शबनम मैडम की बारी। शबनम मैडम, क्या वाकई प्रधानमंत्री उस सामाजिक तबके की तरफ इशारा कर रहे थे जिसका जिक्र अभी दिनेश जी ने किया? और अगर वही इशारा है तो फिर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहां है? यह तो फिर सुविधा का सवाल आ गया कि जैसे ही आपने एक चीज को डिफाइन किया एक नजरिया, और जैसे ही दूसरी चीज को डिफाइन किया दूसरा नजरिया। राजीव जी, प्रधानमंत्री जी साफ तौर पे उन राजनीतिक दलों के आकाओं और उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं जो कि गाय और ओम का नाम सुन के कहीं ना कहीं अपना जो नफरत या तटस्थता की जो भावना दिखाते हैं, उनके लिए कहा है। अगर आज मुंह पका जो बीमारी वो कह रहे हैं, अगर सालों से हमारे पशुधन का है तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर पशुधन को हम जैसे कि आज यूपी में आप देखिए, कोई अपने गाय को दूध दोने के बाद सड़कों पे छोड़ता है तो उस पे हेवी जुर्माना ले रही है नगर निगम। ये सारे प्रावधान अगर शुरुआत से होते तो आज शायद इस तरीके की हालात हमारे सड़कों पे दिखती नहीं। पर सरकारों ने कभी भी गाय के नाम पे एक शब्द भी अगर बोला हो तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मैं अपना प्रवक्ता पद छोड़ सकती हूँ, क्योंकि कभी भी सरकारों ने संज्ञान नहीं लिया। केवल जब भी गाय की बात आई तो तटस्थता लेते हुए दिखे, और आज भी जब प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता के साथ इन मुद्दों को उठाया, टीकाकरण पे बात किया, पशुधन पालन पे बात किया, पशुधन का सम्मान पे बात किया, और उसको किस तरीके से आर्थिक तौर पे किसानों के साथ जोड़ के बताया, तो ये सारे जो राजनीतिक दल हैं ये इनके सचमुच कान खड़े हुए और कोई गौ हत्या बोलने लगे, कोई आर्थिक मैडम वो कान खड़े होते हुए उन्होंने ये हमला भी तो कर दिया कि गाय के नाम पर लिंचिंग हो रही है, उस पर आप चुप रहते हैं। मैडम ये हमला भी तो, ये आरोप भी तो लगा दिया विद इन सेकेंड। देखिए लिंचिंग
देखिए, लिंचिंग अगर हो रही है तो 1984 में सिखों के नाम पे भी लिंचिंग मैडम, हुई। तो अब एक लिंचिंग को दूसरी गाँव लिंचिंग से जस्टिफाई थोड़ी कर सकते पशुधन हैं पे मैडम। एक अगर लिंचिंग को, सरकार एक ने दुर्घटना इतनी को क्या हम गंभीरता से दूसरी इस मुद्दे घटना को करके ही उठाया, जस्टिफाई कर सकते हैं? हमें लगता है ये नजरिया ठीक नहीं। दिनेश जी कमेंट करना चाहते हैं, बोलिए दिनेश जी। दिनेश जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा सर दिनेश जी बोलिए। खतरनाक अपराध है और यही नेता जो विरोध कर रहे हैं, तटस्थता समाज का एक बहुत बड़ा अपराध है। और कहा गया है कि अगर जंगल में हिंसा फैल रही है, समर शेष है, नहीं हिंसा का दोषी केवल व्याघ्र। देखिए, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यही नेता, तटस्थता देश का और समाज का बड़ा अपराध है और इस अपराध से हमको दूर रहना चाहिए। हमें साफ साफ मैडम ठीक है, छोटी सी बात, 10 सेकंड में खत्म करेंगे। ठीक सर, अब एक बार अग्रवाल साहब की बात। मैं एक दिनेश जी की बात का विरोध करना चाहता हूं। किस बात पे? एक दिनेश जी की बात का, इन्होंने कहा कि टीका बनाया जा रहा है जिससे बछड़े पैदा नहीं होंगे, बछिया पैदा होंगी। ये बहुत गलत है। हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की, जैसे भ्रूण हत्या, कन्या और मनुष्य में दिनेश जी सुनिए, वो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर। अभी समय नहीं है इस विषय पर, कभी हम आगे डिबेट करेंगे। एक गौरक्षक, एक गौशाला संचालक आपकी एक बात का विरोध कर रहे हैं। ये प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का एक नहीं, वो तटस्थता नहीं, वो एक निश्चित किस्म का गर्भाधान पशुओं में, खासतौर से गायों में, जिसमें बछड़ा नहीं होगा, बच्चियां होगी, वो ये जो प्रयास सरकार का, इसका वो विरोध कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी की बात सभी का आज की डिबेट पे आने के लिए। सर आगे फिर कभी चर्चा करेंगे, समय इतना कम है। देखिए, सरकारों से मसलों के कोई बहुत ज्यादा हल नहीं होते, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। हल तब होता है जब समाज एक साथ खड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही, उसका लब्बो-लबाब उसी सामाजिक आवाहन से है। अगर सब गायब के प्रति जिम्मेवार होंगे तो शायद फिर ऐसा हाल नहीं बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।